नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में। आज बाजार के लिए ग्लोबल संकेत ठीक ठाक थे और इंडियन मार्केट्स की जहाँ तक बात है, तो कल जो मार्केट में हमने एक कार्नेज देखा था मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में, उसके बाद आज मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। निफ्टी से अगर हम शुरुआत करें तो आज हमने जो शुरुआत है वो निफ्टी की 20,000 के नीचे ही देखी थी। कल हमारी क्लोजिंग भी 20,000 के नीचे थी। हालांकि कल हमने 20,110 का जो हाई है निफ्टी पे वो लगता हुआ देखा था, रिकॉर्ड हाईस छूते हुए देखे थे। लेकिन उसके बाद बाजार में जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आई थी, सेंटीमेंट खराब हुआ था, उसका इंपैक्ट हमने मार्केट्स पे भी आता हुआ देखा था। क्लोजिंग 20,000 के नीचे देखने को मिली, लेकिन आज हमने दिन के दौरान फिर से 20,000 के नीचे शुरुआत करी। लेकिन अब हम 20,071 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। 78 पॉइंट के आसपास के जो गेंस हैं वो फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। नीचे जो हमने लो टेस्ट किया था वो 19,950 के नीचे का था 19,944, ये लो लेवल है। और वहां से अगर आप देखें तो करीब करीब 125 अंकों के आसपास की जो रिकवरी है वो फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल चुकी है। मिड कैप स्मॉल कैप जो कि कल करीब 3 से 4% के आसपास पिटे थे, उसमें भी अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। जो बीएसई का मिड कैप इंडेक्स है उसमें करीब 110 अंकों के आसपास की गिरावट हालांकि अभी भी आपको नजर आएगी, लेकिन दिन का जो निचला स्तर था 31,644, उसके मुकाबले तो 300 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिल चुकी है। यानी कि कल जो गिरावट हुई थी उसके बाद आज भी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन लोअर लेवल से अब रिकवरी होने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से निफ्टी में पॉजिटिविटी देखने को मिली, खरीदारी देखने को मिली, उसका जो इंपैक्ट है वो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पे भी साफ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे, बीएसई का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें तो करीब करीब 120 अंकों के आसपास के गेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बड़ा सवाल अब यही है कि मार्केट्स में यानी कि निफ्टी में 20,000 के ऊपर कारोबार हो रहा है, क्या ये लेवल टिक पाएंगे? क्या इसमें खरीदारी करने का मौका है? ये जो रिकवरी हो रही है उस पर बेट करें या फिर मुनाफा वसूली कर लें और छोटे मुद्दे शेयरों की जो रिकवरी है, जो लोअर लेवल से रिकवरी हो रही है या लोअर लेवल्स पे जो खरीदारी हो रही है उस पर बेट लगाएं, या फिर हर हायर लेवल पे आपको शॉर्ट ही करना चाहिए? ये कुछ बड़े सवाल है जो कि हर कोई जानना चाहता है। चलिए इन सब सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं और आज इसमें हमारी मदद करने वाले हैं मार्केट एक्सपर्ट संतोष कुमार सिंह जी। वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अपना समय मनी 9 को देने के लिए। थैंक यू संदीप जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच। कैसे देख रहे हैं सर मार्केट में? कल जो हमने एक ब्लड बाथ टाइप का माहौल देखा, जो मिड कैप स्मॉल कैप में 3 से 4% के आसपास की गिरावट हुई, उसके बाद आज लोअर लेवल से कुछ रिकवरी देखने को मिली है। स्मॉल कैप तो इनफैक्ट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी में हमने कल भी रेजिलियंस देखा था, आज भी मजबूती देखने को मिल रही है। तो बाजार में तेजी और मिड कैप स्मॉल कैप में जो स्थिरता लौटने की जो एक कोशिश है बाजार में, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं सर? देखिए, मुझे लग रहा है कि एक शेकआउट डेफिनेटली दिखा था कल के ट्रेडिंग सेशन में, और आज भी अगर आप देखेंगे आज के मॉर्निंग सेशन में, फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन में अगर देखें तो एक शेकआउट जैसा था और काफ़ी एडवांस डिक्लाइनिंग काफ़ी खराब हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो रहा है मार्केट। लेकिन निफ्टी के लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है कि अभी भी हमें ऊपर जाना बाकी है, और एटलीस्ट हमको लगता है कि नियर टर्म में 20,485 या कह लें 20,000, मोटे तौर पे 20,500 निफ्टी पे, और उसके बाद अगर चलता है वहां से तो 21,200 तक के लेवल ये प्रोबेबल जोन है जो कि आने वाले टाइम पे हो सकते हैं। इस मरतबा थोड़े से तेजी मुझे लगता है कि ज़्यादा होगी। मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा तेजी हमको देखने को मिली थी। अगर देख लें पूरे महीने में तो उनके जितने भी मिड एंड स्मॉल कैप एनएसई के जितने भी इंडाइसेस हैं उसमें एटलीस्ट 10 to 15% का गेन था। पूरे साल में देखें तो 30 to 50% गेन उस इंडेक्स में आया हुआ है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा अलार्मिंग है, क्योंकि जब कभी भी निफ्टी के ब्रॉडर इंडाइसेस में उतनी तेजी नहीं हो और स्मॉल कैप की तेजी हो, तो हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें संदीप जी तो इसमें ये दिखता है कि पिछले 20-25 सालों के आंकड़े को देखें कि सेंसेक्स को, और आप देख लें कि स्मॉल कैप इंडेक्स सेंसेक्स बीएसई के ही उनमें जो रेशियो है वो रेशियो अपने 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम कहते हैं वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आ चुका है। और जब कभी भी हिस्टोरिकली ये चीजें होती हैं तो मार्केट जो है में एक बड़ा करेक्शन आता है। लेकिन पूरे अगर मार्केट को देख लें एलियट वेव थ्योरी के लिहाज से मुझे लगता है कि हम एक बड़े बुल मार्केट के जो है लास्ट लेग के तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर कि तेजी बहुत तेज होगी। मिड एंड स्मॉल कैप मुझे लगता है कि जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के पार है अभी वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाएगा, और उसके बाद शायद करेक्शन हो। तो ये इंटरमीडिएट करेक्शन मुझे डेफिनेटली लग रहा था कि ये होगा, शायद ये शेकआउट हो, लेकिन इसके बाद अभी भी तेजी होगी और फिर एक बड़ा करेक्शन आएगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से तेज होने चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ से अभी भी और तेज़ी बरकरार रहनी चाहिए, मार्केट में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। सर, आपने जो 21,200 के लेवल बताए हैं निफ्टी के लिए, कब तक आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या इस बार की दिवाली 21,000 वाली होने वाली है? मोस्ट प्रोबेबली शायद, क्योंकि ये मार्केट जब जो है मोमेंटम तोड़ता है और नई हाई की तरफ चलता है तो वो टारगेट काफी जल्दी अचीव करता है। मुझे लगता है कि चूंकि थोड़ी सी जो चिंताएं हैं वो मानसून को लेके हैं, कहीं सूखा नहीं हो जाए, कहीं जो है डेफिशिएंट मानसून तो है ही अभी तक। तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें थोड़ा ध्यान रखने की चीजें। अदरवाइज अर्निंग्स जो इस क्वार्टर की आएगी, अगर उसमें थोड़ा सा भी किक मिला तो मार्केट जो है मुझे लगता है कि दिवाली तक शायद ये चीजें आयाम को छू ले। ठीक है, आपने अर्निंग्स की बात करी, नतीजे कंपनियों के ठीक ठाक रहे थे जहाँ तक पहली तिमाही की बात है। दूसरी और तीसरी तिमाही को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है? सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने दिवाली की बात करी, 21,200 की बात आप कर रहे हैं, नए हाइस लगने की बात है। एक फेस्टिव सीजन की शुरुआत हम देखें कि इंडियन मार्केट्स में रक्षाबंधन से शुरू होता है जो, और वो क्रिसमस न्यू ईयर तक जाता है। तो ये अब कह सकते हैं कि करीब करीब 3 से 4 महीने का पीरियड है जहाँ पे ऑटो में खरीदारी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी होती है, गोल्ड ज्वेलरी सोने में खरीदारी देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारे ऐसे पॉकेट्स है कंज्यूमर ड्यूरेबल, उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये जो फेस्टिव सीजन है उसको लेके आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और किस तरह का इम्पैक्ट जो है फिर वो आने वाली 2 तिमाही के नतीजों में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा होना चाहिए इस बार का फेस्टिव सीजन। देखें कि जो है जैसे ही यह प्रोग्रेस करेगा, और इसमें कंज्यूमर में मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स होनी चाहिए। और जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसा आप बता रहे थे, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हम देखें कि पिछले साल हाई इन्फ्लेशन थे और हाई कमोडिटी के प्राइसेस के कारण काफ़ी पिटे थे स्टॉक, अच्छा नहीं कर रहे थे। लेकिन अब जो है मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव हुआ, क्योंकि आप अगर देख लें क्रूड के दाम गिरे हुए हैं, मेटल्स ओवरऑल लास्ट ईयर से करेक्टेड है। और इवन फॉर दैट मैटर अगर प्लास्टिक्स भी देख लें, जो कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में काफ़ी यूज होते हैं, उन सब के दाम नीचे गिरे हुए हैं। तो एक तो पहली चीज़ की इसमें इनके मार्जिन एक्सपेंशन की जो कि काफ़ी संभावना है, जो कि होना चाहिए। और अगर फेस्टिव सीजन अच्छा जाता है तो मुझे लगता है कि डबल जो है किक मिलेगा इस सेक्टर को, और एक बड़ी तेजी हो सकती है। और ये एक तरह से कहने की चक्का है जो कि घूमता है, और कई जगह पे इसको देखेंगे। और ऑलरेडी रियलिटी में अगर आप देखें तो ऑलरेडी तेजी चल रही है, और 10 साल के हाई रजिस्ट्रेशन जो है वो देखे जा रहे हैं मुंबई रीजन में, जो कि ये रिलेटिवली लो सीजन कहा जाता है ठीक फेस्टिवल के पहले, लेकिन उसमें भी रजिस्ट्रेशन काफी अच्छे हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि लोग विलिंग हैं कि खर्च करने हैं उनको। तो मार्केट्स में तेजी देखने को मिली है, 80 पॉइंट के आसपास के, 87 पॉइंट के आसपास के गेंस आपको निफ्टी में नजर आएंगे, 300 अंकों के आसपास की तेजी आपको सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में फिलहाल देखने को मिलेगी। बावजूद इसके कि क्रूड हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 10 महीने की ऊंचाई पर ब्रेंट क्रूड का भाव $92 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन उसके बावजूद बाजार में अगर तेजी देखने को मिले तो इससे आप समझ सकते हैं कि बाजार का मूड माहौल कितना अच्छा है, सेंटीमेंट कितना अच्छा है बाजार का। और $92 के आसपास का जो क्रूड है उसको भी बाजार कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। कई सारे दर्शक हमारे साथ हमारे यूट्यूब पेज पर जुड़ने शुरू हो भी चुके हैं। आपके पास भी अगर कोई सवाल है तो आप हमारा नंबर जल्दी से नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप का नंबर है 9311121874। इस नंबर पर आप अपने सवाल हमें टाइप कर भेज सकते हैं। आपके पास हमारा ईमेल आईडी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, money9query@tv9.com। आप चाहें तो इस माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रचित सक्सेना जी हमारे एक दर्शक हैं। रचित जी, आपको नमस्कार। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और JBM ऑटो, दो ऐसे स्टॉक्स हैं, इसमें वो जानना चाहते हैं कि क्या किया जा सकता है, इसमें क्या अभी भी खरीदारी की जा सकती है कि इन्हें ले सकते हैं अभी? और जाइडस लाइफ साइंसेज का भी प्लीज़ बताएं, मिनिमम 4 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और JBM ऑटो सर, ये दोनों तो जो ई व्हीकल्स हैं, ईवी साइड ऑफ द स्टोरी है, उसको लेके दोनों सवाल हैं। पहले इसको एड्रेस करते हैं, फिर हम जाइडस की बात करेंगे। सर, ये जो पूरा ईवी प्ले हो रहा है, जो ऑटो सेक्टर में पूरा जो एक ट्रांजिशन हो रहा है, उसको लेके जो दो कंपनियां हैं, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और JBM ऑटो, क्या ये दोनों बेनिफिशियरीज होंगी? इन दोनों में खरीदारी करें लॉन्ग टर्म के लिए, या कोई और प्लेज हैं आपके मन में? तो देखिए, एक ऑलरेडी बहुत बड़ा प्ले हो चुका है इन दोनों कंपनियों में, और अर्निंग्स के लिहाज से दे आर हेड ऑफ द वैल्यूएशंस कह लें। इसमें थोड़ी सी इस स्ट्रक्चर, मतलब कह लें कि सेक्टर के स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी ज़रूरी है। जो कि अभी तक स्टेट गवर्नमेंट इन सारी दोनों कंपनियों को ऑर्डर मिले हैं इनसे काफ़ी। उसका एक कारण था क्योंकि जो है कह लें कि टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, इनके भी ईवी व्हीकल्स हैं,
लेकिन इन लोगों ने उन टेंडर्स में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हम्म। अभी अगर आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको बैक करते हैं। मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जो है जो ऑर्डर्स होंगे उसमें अब ये पार्टिसिपेट करेंगे टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड भी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पे जो है एक गारंटी होगी कि पेमेंट फेलियर ना हो। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे शायद ये स्विफ्ट जो है, जो कि ये एक वैकम स्पेस था और उस वैकम को ओलेक्ट्रा ने और जेबीएम ऑटो ने इन्होंने फिल किया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए कि हम्म। अगर ऑर्डर बुक इनके पास या ऑर्डर नहीं मिलते हैं फर्दर, बहुत ज्यादा प्रोपेंसिटी से ऑलरेडी वैल्यूएशन हाई है, तो आपको थोड़े बैकफुट पे रहना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि एक बहुत बड़ा रन ऑलरेडी आ चुका है, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। और मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट अगर आपके पास इलेक्ट्रा है तो 1050 के नीचे का एक डेफिनेटली जो है इसमें जो है स्टॉप लॉस बना के रखें। सिमिलरली अगर आप देखें कि अगर जेबीएम ऑटो आपके पास है, मुझे लगता है कि वहां पर 1400 के नीचे अगर जाता है तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। तो जिसको फ्रेश खरीदारी करनी है सर, उसके लिए क्या रिकमेंडेशन होगी? ओलेट्रा, ग्रीन टेक और जीबीएम ऑटो को खरीदे। अपने स्टॉप लॉस तो बता दी जिनके पास रखे हैं। आप एक टाटा मोटर्स बता रहे थे, दूसरा स्टॉक कौन सा था जो आपको ज़्यादा पसंद है? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोबेबल जो कैंडिडेट होंगे जो कि हम्म। नेक्स्ट स्टेट ऑफ जो भी टेंडर्स आएंगे हम्म। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बसेस के रिप्लेस करने के लिए, उसमें अब शायद क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बैक कर रही है इन सारी चीज़ों को, स्टेट गवर्नमेंट तो पैसे देगी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो फाइनेंसेस बैक होंगे, तो उसमें अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स ये दोनों अब पार्टिसिपेट करने की काफ़ी बड़ी संभावना बनती है। तो ये दोनों कंपनियां अब जो है बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगी, जो कि ये स्पेस इन कंपनियों ने छोड़ रखा था। मुझे लग रहा है कि और इस स्तर पे अगर आप जाएं जेबीएम ऑटो, और मतलब आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं इन कंपनियों में, तो मुझे लगता है कि सब्सटैंशियल करेक्शन का वेट करना चाहिए तभी आप इसमें एंटर करें। सब्सटेंशियल करेक्शन का वेट कीजिए, उसके बाद ही ये ईवी वाली जो कंपनी है, क्योंकि इनमें रनअप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, उसका आप वेट करें करेक्शन का। उसके बाद इन स्टॉक्स में आप कोई पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। जायडस लाइफ साइंसेज ये तीसरा शेयर है। पिछले 6 महीने में 35% के आसपास और एक साल में 70% के आसपास का आप मूव आ चुका है। ₹650 के आसपास। क्या अभी लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जा सकता है ये? देखिए अच्छी कंपनी है और मिक्स ऑफ कहने के फार्मा कंज्यूमेबल्स बनाती है कंपनी। और मुझे लगता है कि जो है ये जो चूंकि फार्मा में ऐसे भी मेरी थोड़ी सी समझ कम है, लेकिन इसके नंबर्स के लिहाज से अगर देखें तो मुझे लगता है कि नंबर्स ठीक ठाक हैं, रिजनेबली प्राइस्ड है। तो करेक्शन में लें। और मुझे लगता है कि हेंसफोर्थ भी इसमें रनअप आ सकता है, देखने को मिल सकता है, क्योंकि नंबर्स आर क्वाइट गुड और रिजनेबली वैल्यूड है। ये दो रीजन हैं, क्योंकि और प्रोडक्ट लाइन मैं बहुत ज्यादा फार्मा का नहीं समझ पाता हूँ। ये मेरी जो है ड्रॉबैक्स है। तो ठीक है, लेकिन नंबर्स आर गुड, इवन इम्प्रूविंग। तो ठीक है, घटे जैसे और आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है वहां पर आप निवेश करें। चलिए, तो ये भी अच्छी कंपनी है, इसमें आप चाहें तो दाव लगा सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे तो बातचीत करेंगे, उनके सवाल हम जोड़ेंगे, लेकिन इस बीच फ़ोन लाइन पे हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं थाने से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी। बताइए। हाँ सर जी, मेरा सवाल है कि मुझे 2 शेयर खरीदने हैं। साइनेट के शेयर जो अभी 1739 का भाव चल रहा है, मतलब आगे पीछे हो सकता है। और एक दो है कंपनी है, एक एमआरपीएल, ये इस भाव पे मौजूदा भाव पे खरीद सकते हैं क्या? 6 महीने से 1 साल का नजरिया है सर जी। पहला स्टॉक आपने कौन सा बताया सर? साइंट का? हाँ, साइंट का अभी जो 1739 का भाव चल रहा है लगभग, वही आगे पीछे होएगा। साइंट जो आईटी कंपनी है, राइट? हाँ हाँ हाँ, राइट बराबर। ठीक है, 1739 का भाव है। साइंट के बारे में ये जानना चाहते हैं सर कि ये खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं? 6 महीने से 1 साल का नज़रिया है। और दूसरा ऑयल एंड गैस प्ले है एमआरपीएल, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, एमआरपीएल। इन दोनों शेयरों के बारे में बताएं सर, क्या 6 से 12 महीने के नज़रिए से इनमें एंट्री की जा सकती है? देखिए कुछ कंपनियां आईटी में जो कि काफ़ी अच्छा रनअप दी हैं, वन ऑफ दी कंपनी साइंट, क्योंकि प्रोडक्ट्स में काफ़ी डील करते हैं ये। और कंपनी के नंबर्स भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं और ग्रोथ देखने को मिला, एटलीस्ट टीटीएम बेसिस पे अगर आप देखें तो अच्छी ग्रोथ है। जहां पर कि हमने देखा कि यूएस और यूरोपियन नेशंस में वहां पर कुछ मंदी के संकेत थे, बावजूद उसके ये कंपनी ने काफ़ी अच्छा किया है।
और बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है मुझे लगता है कि लेकिन अगेन एक रनअप आ चुका है इसमें ऑलरेडी। हम देखें कि तकरीबन 750 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक के रनअप को देखा जा रहा है तकरीबन जो है 7-8 महीने के अंदर में। तो एक बड़ा ह्यूज रनअप ऑलरेडी आ चुका है। तो मैं कहूँगा कि वेट करें और करेक्शन का वेट कर लें। अगर आपको कहीं ना कहीं जो है 1600 से 1400 के अंदर जब भी ये प्राइस आता है तो वहां पर एक जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है एडजस्टेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे होंगे आपके, और वहां पर आपको एंटर करना चाहिए। और MRPL सर? MRPL में थोड़ा सा मैं स्केप्टिक हूँ क्योंकि MRPL में अगर आप देखें अर्निंग वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी रनअप एक अच्छा ऑलरेडी आ चुका है। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में मुझे लगता है कि अगर आप ONGC की तरफ जाएं या IOC की तरफ जाएं वहाँ पर जहाँ पर कि अर्निंग में उतनी वोलेटिलिटी नहीं है, वो शेयर ज़्यादा अच्छे हैं बजाय कि MRPL के, क्योंकि अर्निंग वोलेटिलिटी काफ़ी है। इवन अगर आप ट्रेडिंग का नज़रिया हो तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे 84-85 ये अच्छे लेवल है, वहाँ पर एक एंटर किया जा सकता है। ठीक है, तो MRPL के मुकाबले गुप्ता साहब आपके लिए राय ये है कि आप ONGC जैसी कंपनी को चुनें तो शायद ज़्यादा बेटर होगा अगर आपको ऑयल एंड गैस में एक्सपोजर लेना ही है। और साइंट की जहाँ तक बात है तो मैं भी इसका चार्ट देख रहा था, बीते एक साल में अगर आप देखें तो 100% का रिटर्न यानी कि 2 गुना हो चुका है स्टॉक। तो उस लिहाज से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, थोड़ा करेक्शन आने दीजिए। 1600 से लेकर 1400 ये जोन है, अगर इस जोन में ये स्टॉक आता है तो वहाँ पे आप बाइंग जोन के तौर पे इसमें खरीदारी शुरू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको रुकना चाहिए, ये राय आपके लिए निकल के सामने आ रही है। इस बीच यूट्यूब पे हमारे एक दर्शक हैं TS, उन्होंने अपना नाम बताया है। गुड आफ्टरनून TS जी आपको, और 2 सवाल हैं उनके। एक तो है AB फैशन लिमिटेड, 600 शेयर उनके पास है, 225 रुपये उनका एंट्री प्राइस है। और दीपक फर्टिलाइज़र 180 शेयर उनके पास हैं और उनकी एंट्री है 620 रुपये की। वो जानना चाहते हैं कि इन दोनों शेयरों में क्या करना है। AB फैशन सर मैं आपको बता दूं कि 225 रुपये के आसपास का फिलहाल इनकी एंट्री प्राइस है और 224 पे ही खड़ा है, 600 क्वांटिटी है, क्या करना चाहिए? देखिए आदित्य बिरला फैशन हम लोग के पोर्टफोलियो में भी है। हमने अभी रिसेंटली परचेज है किया हुआ है, चूँकि इसमें TCNS क्लोथिंग की एक जो है अक्वायर किया था कंपनी ने, और इसके कारण जो है मार्केट को शायद ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। आप देखें तो 360-70 रुपए के दाम थे, वो धीरे धीरे जो है मार्केट करेक्ट होकर 200 रुपये आ गया। सबसे पहली चीज अगर आप देखें कंज्यूमर स्पेस है उसमें काफी बड़ी जो है पकड़ रखती है कंपनी। और एपरल इंडस्ट्री में अगर आप देख लें जितने भी फॉरेन के ब्रांड्स हैं इनके पास हैं, अगर आप कोई भी मॉल विजिट करते हो तो मोस्ट ऑफ दी जितने भी मेंस जो सूट हैं आप देखेंगे इन्हीं के पास ब्रांड है और बहुत बड़ा स्पेस मोस्ट ऑफ दी जितने भी बड़े बड़े मॉल हैं वहां पर हैं इनके। मुझे लग रहा है कि ये कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा करेगी। जिस तरह से इनकम या फिर अगर इंडियन इकोनॉमी बढ़ने वाली है और आजकल का जो यूथ है वो फैशन की तरफ ज़्यादा जो है ध्यान रखता है और खर्च भी ज़्यादा करता है, उस लिहाज से आपको ये कंपनी एकदम रखनी चाहिए पोर्टफोलियो में। मुझे लगता है कि अगेन ये 350-400 रुपये जा सकता है, मौजूदा स्तर पर भी खरीद सकते हैं या तो अगर कहीं घटे मार्केट में करेक्शन हो तो वहाँ भी लिया जा सकता है। ठीक है, मौजूदा स्तर पे भी आप चाहें तो AB फैशन को खरीद सकते हैं और नीचे में अगर आपको मिले तो 350-400 तक के जोन्स तक जाने के लिए आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर सर इनके पास 620 का एंट्री प्राइस है, 634 रुपये पे है, 14 रुपये के आसपास का गेन है, 180 क्वांटिटी है, यहाँ पे क्या करना है? एक कंसोलिडेशन फेज में एक अच्छे गेन के बाद मुझे लगता है कि होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि आप देखें कि रॉ मटेरियल फर्टिलाइजर्स के रॉ मटेरियल में हमने काफ़ी जो है उतार चढ़ाव देखा था पिछले सालों में, और अर्निंग्स वोलेटिलिटी थोड़ी रही है इस पूरे सेक्टर में। इस साल मानसून उतना ज़्यादा नहीं ठीक है, तो थोड़ा सा टेपिड है, लेकिन मुझे लगता है एक कंपनी अच्छी है, अर्निंग्स में सुधार होगी आने वाले दिनों में, तो होल्ड करना चाहिए। या फिर अगर थोड़ा और नीचे मिलता है इनको तो वहाँ ऐड भी और कर लें थोड़ा। ठीक है, तो रामवीर राणा ये हमारे एक यूट्यूब के ही दर्शक हैं। इन्होंने सर मॉर्पिन लैब्स के 2000 शेयर ले रखे हैं, 38.5 रुपये इनका एंट्री प्राइस है। फिलहाल ये शेयर आज 4% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है और 37.5 रुपये के आसपास है, तब भी इनको करीब 1 रुपये के आसपास का लॉस है। अच्छी खासी क्वांटिटी इनके पास है। मॉर्पिन लैब्स अगर आप फंडामेंटली या टेक्निकली ट्रैक करते हो तो इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास की रिटर्न ये डिलीवर कर चुका है। इन्होंने हाई प्राइस पर एंट्री की है 38.5 रुपये के आसपास, क्या राय होगी आपकी?
देखिए अगेन एक फार्मा कंपनी है और आपके चैनल पे काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल मुझे लगता है कि मॉर्गन लैब का है। मैं कई बार जो है इंटरेक्ट किया हूँ दर्शकों से, और मैं बराबर बताता हूँ कि फार्मा थोड़ी मेरी समझ कम है, इसीलिए मैं आपको टेक्निकल राय दे सकता हूँ कि इस कंपनी में क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहली चीज़ की एक एक जो हेडविंड है टेक्निकल्स में जिसे रेजिस्टेंस के रूप में हम देखते हैं, वो तकरीबन जो है 42-43 के पास है और उसी के आसपास जाकर वापस स्टॉक में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो मोटा मोटी नंबर्स जो है लास्ट क्वार्टर काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे, और लेकिन फार्मा देखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रोडक्ट लाइन देखना, किस मार्केट में ऑपरेट करता है। तो एक बहुत बड़ा वास्ट विषय है जिसमें कि फंडामेंटली मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो देख डबल बॉटम जैसी सिचुएशंस है, और अगर ये 42-43 के ऊपर निकलता है बाय क्लोजिंग बेसिस, तो इसमें एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। एटलीस्ट जो है वहां से तकरीबन जो है कहने 15 से 20 रुपए की तेजी आएगी। तो ये लेवल्स का ध्यान रखना है इसमें। स्टॉप लॉस क्या रखना है सर? स्टॉप लॉस अगर आपके पास है तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो है 34 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें इसमें। तो राणा साहब आप ध्यान रखिए, दो लेवल्स आपको बताए गए हैं। पहले तो ये कि 42-43 का जो लेवल है ये स्टॉक के लिए पार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल पार होंगे तो एक बड़ी तेजी स्टॉक में बन सकती है। तब तक आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगा लेना है 34 रुपये। इसके नीचे अगर स्टॉक चला जाता है तो आपको अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। उम्मीद करें कि 42-43 का ये लेवल पार करे, फिर आपको बड़े गेन्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। धीरज जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। धीरज जी नमस्कार, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर, महाराष्ट्र औरंगाबाद से। औरंगाबाद से? हाँ सर। बताइए सर, कसा काय तुम्ही, चांगला है बरा? हाँ चांगला है सर। अरे ठीक है सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं? आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा है, चांगला है, क्या जानना चाहते हैं? कहाँ पे प्रॉब्लम है आपके पोर्टफोलियो में, सर बताइए। मैंने ये शेयर लिया था सर कोचिंग शिपयार्ड का, जो ओके 1160 पे लिया था सर। उसकी संभावना क्या है, बढ़ सकती है कि गिर सकता है और नीचे? अच्छा, आपने कब लिया था ये धीरज जी? सर ये 2 दिन हो गया। अच्छा, आपने मंडे रिसेंटली के दिन लिया था सर। अच्छा, 1160 पे आपने लिया और 1067 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कितने शेयर लिए हैं आपने धीरज जी? सर कुछ मैंने 35 शेयर लिए हैं। 35 शेयर आपने लिए, ठीक है, अच्छी खासी क्वांटिटी है, ठीक ठाक अमाउंट भी आपने इन्वेस्ट किया है। तो कितना आप होल्ड कर सकते हैं, क्या नजरिया है सर आपका? मैं सोच रहा था कि कुछ 1200 तक जाएगा तो सेल कर दो उसको। ठीक है, तो अब मतलब आपने छोटी अवधि के लिए ही लिया है, केवल ट्रेडिंग गेन्स के लिए ही? हाँ सर, गेम के लिए वैसे। ठीक है, ट्रेडिंग गेन्स के लिए आपने लिया था, लेकिन मार्केट का मूड माहौल बदल गया, सेंटीमेंट बिगड़ गया, कुछ मिड कैप्स को लेकर ऐसी खबरें आ गई कि बाजार का भी सेंटीमेंट खराब हो गया। और इनफैक्ट हमने ये जो डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, पीएसयू स्टॉक्स हैं, रेलवे से जुड़े स्टॉक्स हैं, इनमें रनअप काफ़ी स्ट्रांग देखा था। और अब जो मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा है तो एक शार्प गिरावट भी इनमें, मुनाफा वसूली भी हमने आती हुई देखी है। क्या करना चाहिए सर ओवरऑल डिफेंस स्पेस में भी? और ये जो कोचिन शिपयार्ड जिनके पास 1160 रुपये का लिया हुआ है, छोटी अवधि के लिए इन्होंने लिया था, लेकिन अब नीचे आ गया है, करीब 100 रुपये के आसपास का इनको लॉस हो रहा है पर शेयर का। करीब 35 क्वांटिटी इनके पास रखी हुई है। पहले तो स्टॉप लॉस बता दीजिए और क्या करना चाहिए? कंपनी में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली अच्छी है, क्या इसको होल्ड करें या फिर मौजूदा लेवल्स पे निकल जाना चाहिए? कोचिन शिपयार्ड की बात कर रहे हैं? यस सर। तो देखिए पहली चीज़ है कि आप एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, पहले इस चीज़ को समझें, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा होता है कि हम ट्रेडिंग करने जाते हैं और जब फंस जाता है तो हम उसके फंडामेंटल्स को देखकर अपने को सांत्वना देते हैं कि नहीं इसको रख सकते हैं। तो जब ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस होना चाहिए, डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस लगाएं। अगर उससे ज़्यादा रन कर रहा है लॉस तो आपको काट के निकलना चाहिए। फिर बाद में सोचें कि क्यों, क्या गलती हुई, क्योंकि मोमेंटम जो है अगर आप देखें इन दिनों डिफेंस स्टॉक, रेलवे स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा है। और 2 दिनों से हमने पिटाई भी देखी है कि वैसे ही स्टॉक में, क्योंकि एक्सुबरेंटली हाई जो है होते जा रहे हैं और धीरे धीरे रिचर वैल्यूएशंस गेन करते जा रहे हैं। और फंडामेंटल तो एज सच कुछ नहीं चेंज हुआ है विद इन दिस 10 डेज और 15 और मंथ। सो क्योंकि मोमेंटम जरूर, क्योंकि सेंटिमेंट जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का काफ़ी चेंज हुआ है। और कभी भी इस चीज़ को देखें कि कंट्रोल योर नर्व्स जब कभी भी ट्रेडिंग करें, और उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें। मुझे लगता है कि कल का लो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा स्टॉक के लिए, कि कल का लो अगर आप देख रहे हैं तो उसके नीचे अगर जाता है तब दिक्कत और ज़्यादा बढ़ेगी, जो कि 1032 के आसपास है।
और अगर आपकी स्टक ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस हैं तो मुझे लगता है कि क्योंकि एक इतनी बड़ी कैंडल पूरी तेजी को निगेट करते हुए तो निकलना चाहिए। ठीक है, 1032 आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल है, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए धीरज जी। 1032 के नीचे, यानी जो कल का लो बना था, कल जो एक गिरावट हमने मार्केट में देखी थी, वो जो लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप बेस के तौर पे मानिए। 1032 के नीचे चले जाए तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए, ये आपके लिए राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। सर, मिड कैप स्मॉल कैप को लेकर आप देखिए ज़्यादातर जो क्वेरीज हैं आज आती हुई दिख रही है। एक और मिड कैप स्पेस का स्टॉक है PCBL, जिसे हम फिलिप्स कार्बन ब्लैक के नाम से भी जानते थे। हमारे एक दर्शक हैं अनुज वर्मा जी। अनुज जी, आपको नमस्कार। 150 रुपये में इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं। इसको होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए, जानना चाहते हैं। इनकी जो एंट्री प्राइस है वो 150 रुपये की है। कल करेक्शन हुआ था लेकिन आज ये बाउंस बैक कर रहा है। शेयर करीब 3.5% के आसपास का अपमूव है। 17 रुपये के आसपास का इनको पर शेयर जो गेन है वो देखने को मिल रहा है। क्या राय होगी सर? फिलिप्स कार्बन ब्लैक पिछले 6 महीने में यहाँ पे भी 50% के आसपास ही गेन्स बन चुके हैं। एक डिस्क्लोजर बता दूं मैं कि ये हमारे पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक, और मुझे जहां तक ध्यान आता है 150 के आसपास ही हमने सलाह भी दी थी आप ही के चैनल पे लेने के लिए इसको। कम क्यों हमने सलाह दी थी? क्योंकि कंपनी में 1000 करोड़ रुपए के करीब का एक्सपेंशन प्लान है जो कि आने वाले कुछ महीनों में अब ऑपरेशनल हो जाएगा। और अभी कुछ प्लांट ऑपरेशनल हो चुके हैं ऑलरेडी, और कुछ स्पेशलिटी केमिकल के प्लांट इसमें ऑपरेशनल होंगे। कंपनी के जो R&D डिपार्टमेंट है उस पर ईवी पे भी कुछ काम चल रहा है, ऐसा उन्होंने कॉन कॉल में बताया था कि ईवी बैटरीज में जो केमिकल्स हैं उसके ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। आपने देखा होगा सिमिलर जो है एक कंपनी है इसी क्षेत्र में, हिमाद्री केमिकल, उसने ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी से टाई अप किया था, जिसके कारण कि हमने काफी गेन किया, और वो भी ईवी बैटरी बनाने के लिए। और सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो है बनाती है कंपनी। इंडिया में सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक कंपनी है। कार्बन ब्लैक मतलब वो प्रोडक्ट होता है जैसे हमें कंप्यूटर में, कैमराज में, गाड़ी की डैशबोर्ड में अगर आप देखें जो ब्लैक चीजें प्लास्टिक दिखती हैं वो चीजें हैं, और टायर में जो ब्लैक कार्बन लगता है वो कंपनी बनाती है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से जो ऑटो में ग्रोथ हम देख रहे हैं और रहेगी, उन सारी चीजों के लिए मुझे लगता है कि ये कंपनी यहाँ से भी जो है तकरीबन, मुझे लगता है कि एटलीस्ट, मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव टारगेट दिया था उस समय, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट डबल होगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में रखेंगे तो लंबी अवधि के लिए होल्ड करना है। अनुज जी, आपके लिए राय है, आपने अच्छा शेयर चुना है। यहाँ पे कुछ कैपेसिटी एडिशन टारगेट्स हैं जो कि अगले कुछ समय में पूरे होने हैं इनके, जिस वजह से शेयर डबल हो सकता है, लेकिन आपको लॉन्गर टर्म यानी कि लंबी अवधि का व्यू लेके चलना है। स्टॉक आपने काफ़ी अच्छा चुना है। इस बीच फोन लाइन पे हमारे साथ लुधियाना से रोहित जी अब हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित जी, माफ़ कीजिए। मोहित जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी, बताइए। मेरे पास पेटीएम के 50 स्टॉक्स हैं, 1165 की परचेज है, तो मैं 2 साल के लिए रख सकता हूँ। 2 साल के लिए रख सकते हैं। कितनी क्वांटिटी बताई सर आपने? 50 शेयर आपके पास हैं। 1165 रुपये पे काफ़ी ऊपर लिया आपने। ये क्या जब पहले करेक्शन हो रहा था उस समय लिया है? कब आपकी एंट्री कब की है ये? हाँ जी, बस वही 1.5 ईयर्स हो गए हुए हैं। आप 1.5 साल से होल्ड करें, लेकिन आपको आपका प्राइस नहीं मिला, राइट? हाँ जी, क्योंकि इसका जो 52 वीक हाई है वो 938 रुपये के आसपास का है। नीचे इसने 438 रुपये के आसपास का 52 वीक लो टच किया था, वहाँ से डबल हुआ है, लेकिन फिर भी 1165 रुपये का भाव नहीं आया है। 1.5 साल से ये होल्ड कर रहे हैं। क्या करना चाहिए सर? पेटीएम में आपकी क्या राय होगी? आज सुबह भी एक खबर आई है कि ये अब AI यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन जियो एक बहुत बड़ा थ्रेट है इनके लिए। जिस तरह से जियो की एंट्री हुई है वो माना जा रहा है कि इनके लिए हो सकता है डिसरप्शन पैदा कर दे इस पूरे सेक्टर में। क्या राय होगी? 1165 रुपये ये भाव आ जाएगा सर मोहित जी का? देखिए, कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट अभी तक नहीं आई है। कंपनी, जब से मैं देख रहा हूँ नंबर्स हमारे सामने हैं, सारी चीज़ें जो है कंपनी काफ़ी जद्दोजहद कर रही है। और अगर आप देखें पेमेंट जो डिजिटली होता है उसमें काफ़ी बड़ा रोल ये अदा करते हैं। लेकिन सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कंपनी को प्रॉफिट नहीं है, और वैल्यूएशन हम इनको 53,000 करोड़ का दे रहे हैं। केवल और केवल फ्यूचर पे की फ्यूचर में किसी पॉइंट पे कंपनी को कमाई होगी। मुझे लगता है कि ऐसे बिजनेसेस मेरे को तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं जहाँ पर रियल कमाई हो। जैसे अभी हम फिलिप्स कार्बन की बात कर रहे थे, वहाँ पर हमें कमाई दिखती है और आने वाले दिनों में भी दिखती है। हाँ, स्केल ऑफ ऑपरेशन उतना बड़ा नहीं हो सकता है, और पेटीएम में जो कि एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, स्केलेबल बिजनेस है, लेकिन पैसे कहाँ हैं?
एट द एंड ऑफ द डे हमेशा ये देखना चाहिए कि बिजनेस या कितनी भी जद्दोजहद आप करो, एटलीस्ट घर में तो कुछ लाना चाहिए पैसे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन घर वाले भूखे हैं, तो मुझे लगता है कि वैसे बिजनेसेस से थोड़ी सी दूरी रखें आप। या बहुत कम पैसे लगा के रखें कि कभी भी ये बिजनेस अगर अच्छा करेगा तो हो सकता है वैल्यूएशन डबल ट्रिपल हो जाए। लेकिन वो कुछ चीजें नहीं है। 900 के ऊपर आसपास इसमें काफी बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है, कई मर्तबा वहां से जाकर स्टॉक जो है उसको वो एक रेजिस्टेंस के रूप में देख रहा हूं मैं। और अगर गिरता है तो फिर गिर सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जितना कम से कम आपको स्टॉप लॉस लगा के रखें और कम से कम नुकसान हो, नुकसान में निकलने की कोशिश करें। मतलब एग्जिट कर लें यार, बाउंस पे आप कह रहे हैं कि सेल ऑन राइज का स्टॉक है ये? एकदम बिल्कुल। तो ब्रिक एंड मोटर जो कि पुराने ज़माने की कंपनी है जिनमें मुनाफा हो रहा है, ग्राउंड पे काम दिखता है, प्लेटफॉर्म कंपनी नहीं है, उस पर संतोष जी कह रहे हैं कि उनका ज़्यादा भरोसा है। तो वैसी कंपनी पे अगर आप शिफ्ट कर जाएं धीरे धीरे, जब भी आपको बाउंस मिले, मोहित जी आपके लिए राय ये है कि आप इससे एग्जिट कर जाइए। एक स्टॉप लॉस का लेवल दे दें सर इनको। मुझे लगता है कि देखिए, अगर ये स्टॉक जो है एटलीस्ट अभी एकदम अगर रिसेंट की बात करें तो जहां पर है स्टॉक 830 रुपए के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मुझे लगता है कि यहीं पे निकलना चाहिए। प्लेटफॉर्म कंपनियों में अगर मैं बात करूं, आपको प्लेटफॉर्म ही अच्छा लगता है अगर आपके दर्शक को, तो मुझे लगता है कि इसमें जो सरकार की एक मोनोपोली बिजनेस है IRCTC, आपको वो देखना चाहिए प्लेटफॉर्म के रूप में। कंपनी 55,000 करोड़ से आसपास ही वैल्यूएशन है और कंपनी ने TTM बेसिस पे 1,000 करोड़ के आसपास कमाए हैं। तो कमाती हुई कंपनी पे ध्यान रखें कि और उनको और वो उनके काम का दायरा भी बढ़ते जा रहा धीरे धीरे। कई कैटरिंग बिजनेसेस सरकार रेलवे मंत्रालय में जो थे उनके पास आते जा रहे हैं। तो मोनोपोली बिजनेस है, इसको थ्रेट भी नहीं है इनके पेयर्स का। ऐसे ठीक है, बिजनेसेस को देखें जहां पर कि आपको जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस हो। ठीक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस पे आप ज़्यादा फोकस करिए। अगर आपको प्लेटफॉर्म बिजनेस में रहना ही है मोहित जी, तो पेटीएम में अगर आपको होल्ड करना है तो 830 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर आपको शिफ्ट करना है, ऐसे ही बिजनेस में ही देखना है, तो IRCTC जो कि सरकारी कंपनी है, यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको ज़्यादा बेटर मुनाफा बने, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी के तौर पे काम कर सकती है। यहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे एक दर्शक हैं अमित कनौजिया जी, अगर मुझे सही याद है तो शायद इन्होंने कल भी अपना सवाल हमें भेजा था, हमारे साथ ये यूट्यूब पेज पे जुड़े थे। तो अमित जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपने कल अपना सवाल भेजा था, हम नहीं शामिल कर पाए थे। अब आपके सवाल को हम ले लेते हैं। रेट गेन एक कंपनी है जिसके पास इनके पास 20 क्वांटिटी है रेट गेन के शेयरों की। 587 रुपये सर इनका एंट्री प्राइस है और 555 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी सर? ये कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कर सकते हैं, क्या सही रहेगा इसे होल्ड करना? देखिए, दो तीन चीजें हैं। जब कभी भी आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, एक चीज आप पहले करिए कि मार्केट जब हेवली करेक्ट होता है तब इन्वेस्ट करिए। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इन्होंने काफी ऊपरी स्तर पे लिया है। कंपनी रेट गेन जो है वो कह लें कि सास कंपनी है एक तरह से, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो कि हॉस्पिटलिटी या टूर्स एंड ट्रेवल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती है। और इन दिनों हमने देखा है कि होटल की ऑक्यूपेंसी रेट काफी ज्यादा अच्छी है और आने वाले दिनों में ये चीजें और बढ़ेंगी। तो बिजनेस रेलेवेंस एज सच रहेगा। थोड़ा सा महंगा डेफिनेटली है स्टॉक, और इन दिनों देखा गया है कि इसमें काम भी अच्छे हो रहे हैं। TTM बेसिस पे भी देखें तो 85 करोड़ रुपए कंपनी कमाई है और 6,000 करोड़ के करीब का वैल्यूएशन है, जो कि 71 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं कंपनी के। ये भी बेटा भी देख लेंगे तो वो भी मल्टीपल काफी ज्यादा है, 45 है। तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे थोड़ा सा और ऐड कर लें और थोड़ा टाइम लग सकता है इनके प्राइस को आने के लिए। सर ये तो कह ही रहे हैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर और सकते हैं। सेक्टर ठीक है, मुझे लगता है कि समय लगेगा और इनके स्टॉक के प्राइस आने में। ठीक है, तो अमित जी आपके लिए राय है कि आप रेट गेन आपने शेयर ठीक चुना है, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपको प्रॉफिट में आने के लिए। अगर आपको नीचे और मिले तो इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं। सर दूसरा शेयर है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का। इनके पास 90 रुपये के 100 शेयर रखे हुए हैं, अभी 85 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे करीब 5 रुपये के आसपास का इनको लॉस हो रहा है पर शेयर। यहाँ पे क्या राय होगी? देखिए, ऑफलेट सेम चीज, मतलब एक बिहेवियरल इम्पैक्ट दोनों शेयर स्टॉक में दिखता है कि ये जाकर हाई प्राइस पर लिए हैं। स्टॉक के फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, काफी अच्छा कंपनी ने काम किया है, ग्रोथ काफी अच्छी रही है। लेकिन अगेन वैल्यूएशन अगर आप देखें प्राइस टू बुक, क्योंकि कभी भी NBFC या बैंक्स को हम देखते हैं तो प्राइस टू बुक जो वैल्यू है ऑलमोस्ट डबल के आसपास है, थोड़ी सी कम है उससे।
तो डबल के वैल्यूएशन पे दिया, मतलब आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर आप बड़ी बैंकों में देखें तो इस तरह का वैल्यूएशंस उनको दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि इनको थोड़ा अवॉइड और करना चाहिए नीचे, चूंकि ऊपरी स्तरों पे लिया है इन्होंने। ये स्टॉक अगर कहीं भी करेक्शन में 75 रुपए के आसपास इनको वापस मिले तो वहां पे थोड़ा ऐड और करें, फिर ऊपर जाता है तब प्रॉफिट बुक करें। ठीक है, तो अमित जी आपके लिए राय है कि 75 रुपये के आसपास आपको इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक मिले तो आप और ऐड इसमें कर सकते हैं। ये राय फिलहाल आपके लिए निकल के सामने आ रही है। मुस्तफ़ा शेख जी हमारे साथ इस बीच फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। सर नमस्कार, बताइए। हाँ सर, ये श्रीराम प्रॉपर्टी का मेरे पास है 85 के रेट से 2,500 है। और मैं थोड़ा लॉन्ग 6-7 या 1 ईयर का हॉराइजन है मेरा। ओके, तो आपने ये सर आपने ये 2,500 क्वांटिटी जो है ये आपने आईपीओ में लिए थे, कैसे लिए थे? नहीं, कल ही लिया मैंने। कल ही लिया आपने? मतलब कल मतलब आज लिया है। ओके, तो मतलब आज ही लिया है। तो कितना होल्ड कर सकते हैं आप ये? मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। तो आपने सर ये रियल एस्टेट अगर एज आ थीम चुनी है या सेक्टर चुना है तो फिर यही शेयर क्यों आपने चुना? कोई दिग्गज क्यों नहीं चुना, कोई लोधा जैसा या कोई डीएलएफ जैसा? असल में क्या इसका है, टिकट साइज भी छोटा है और थोड़ा मैंने इसका बैंगलोर बेस है, इसका लैंड बैंक वगैरह भी अच्छा है श्रीराम। अच्छा, तो बैंगलोर बेस्ड है इसलिए आपने और ग्रुप भी जानता हूँ, श्रीराम फाइनेंस है, उसके अदर ग्रुप्स भी देखता हूँ मैं। अच्छी कंपनी है इनकी। हाँ, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं सर मुंबई से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, मुंबई से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप बैंगलोर के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। नजर रखते हैं बैंगलोर पे। हाँ, नो डाउट सर, ये ग्रुप बहुत अच्छा है, आपने बिल्कुल सही बोला। इनकी जो बाकी कंपनियां हैं बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, बहुत ही बढ़िया ग्रुप है ये, और निवेशकों को पैसा बना के दिया भी है। लेकिन ये जो शेयर है शायद, हाँ, तो ये जो शेयर है लेकिन इसने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। आईपीओ के बाद इसमें पिटाई हुई थी, लेकिन लोअर लेवल से इसमें अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली है। 6 महीने में सर श्रीराम प्रॉपर्टीज का शेयर करीब 40-41% के आसपास ऑलरेडी चल चुका है, और 1 साल की बात करें तो इसने फ्लैट है, ये 5% के आसपास ही गिरावट देखने को मिली है। अब 85 रुपये के आसपास इसने एंट्री करी है, उसके लिए क्या राय होगी सर? मुझे लगता है कि इससे बेहतर विकल्प है आपके सामने। आपने ठीक उनको क्वेश्चन किया कि आप दूसरी कंपनियों को क्यों नहीं देख रहे हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि पेरेंट एक अच्छा हो और उनको हर बिजनेस के बारे में अच्छा नॉलेज हो। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि पैसा होने से आप हर मार्केट में जाके पैसा कमा सकते हो, ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन मार्क आता है। श्रीराम प्रॉपर्टीज में अगर आप देखेंगे, आईपीओ मैं इसको कवर कर रहा था, इसमें इनके जो पी इन्वेस्टर थे वो लॉस करके निकले हैं। 3 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद उन्होंने लॉस में ओएफएस में बेच दिया था माल। और कंपनी के फंडामेंटल्स को भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटाइसिंग, बहुत ज़्यादा इतने अच्छे मुझे नहीं लगते हैं। मुझे लगता है कि अगर इससे बेहतर विकल्प आपको साउथ में देखना है तो सोवा देख लें। दूसरी प्रेस्टीज स्टेट है, बहुत अच्छी कंपनी है, ये देख सकते हैं। अगर आप मुंबई रीजन में देखना चाहते हैं, ओबराय रियलिटी मेरी काफ़ी अच्छी पसंद है, ये देखें। डीएलएफ फॉर दैट मैटर देखें। मुझे लगता है कि ये सारे बेहतर विकल्प हैं इससे। ठीक है, अगर सर इनको होल्ड करना है, इन्होंने ले ही लिया है, अब तो एक स्टॉप लॉस दे दीजिए इनकी मदद के लिए। देखिए, स्टॉप लॉस के रूप में मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे होगा, 80 रुपए के नीचे का एक बाई क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर रखें। ठीक है, 80 रुपये के नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मुस्तफ़ा जी, आपके लिए राय ये है कि अगर आप स्विच कर पाए तो अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको सवाल में भी पूछा था, आप अगर बैंगलोर बेस्ड ही किसी कंपनी के साथ जाना चाहते हैं तो सूबा एक बेहतर विकल्प है। प्रेस्टीज एस्टेट्स काफ़ी अच्छी कंपनी है। मुंबई जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे ओबरॉय रियल्टी है, जो कि संतोष जी को काफ़ी पसंद है। आप चाहें तो उसमें भी निवेश कर सकते हैं, या फिर डीएलएफ को भी चुन सकते हैं अगर आपको रियल एस्टेट एज अ पैक में ही रहना है तो।